देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा। दिए गए अतिपरवलय की अनंत स्पर्शी एवं संयुग्मी अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करें। अब वापस मैं आपको बेसिक चीज याद दिलाता हूं कि जो अतिपरवलय का समीकरण था, अतिपरवलय का समीकरण क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और उसकी एसिम्पटोट्स अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या था? संयुक्त समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दोनों में अंतर कितने का था? 1 का। हमने -1 करा इसमें से। संयुग्मी अतिपरवलय कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। फिर कितने का अंतर है? -1 का। इसका मतलब अगर आपको एक बार अनंत स्पर्शी का समीकरण मिल जाता है तो आप उसमें से उतना ही अंतर घटा करके अचर पद में संयुग्मी अतिपरवलय भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक, पहली बात तो ये याद रखनी है हमेशा, ये हमेशा याद रखना है। दूसरी बात, जो अनंत स्पर्शी होती है वो सदैव अतिपरवलय के केंद्र से गुजरती है। अब केंद्र कैसे मिलेगा? केंद्र ज्ञात करने का मेथड, टू फाइंड सेंटर। मान लीजिए जो वक्र है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये वक्र है। इस वक्र में दो रेखिक समीकरण निकाले और उनका हल निकाले तो हमें केंद्र मिल जाता है। मतलब इसका अवकलन करें, ये एक फलन मान लीजिए, तो df अपॉन dx आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं। d का मतलब तो अवकलन हो जाता है, हम आंशिक अवकलन की बात कर रहे हैं। इससे एक समीकरण मिलेगा आपको, एंड df अपॉन dy, इन दोनों को हल कर ले और आपको केंद्र मिल जाएगा। तो केंद्र ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको? इस समीकरण को एक बार x के सापेक्ष अवकलन करते हुए हल करना है, y कांस्टेंट मानते हुए एक रेखिक समीकरण आ जाएगा। इस समीकरण को एक बार y के सापेक्ष हल करना है, x को कांस्टेंट मानते हुए। तो दोनों अवकलन जब करेंगे तो दो रेखिक समीकरण मिलेंगे, उनको हल करेंगे, केंद्र हमें मिल जाएगा। तो अगर आपको अतिपरवलय के अनंत स्पर्शियों के समीकरण को ज्ञात करना है तो केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे इस सवाल की बात करें, एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x इक्वल टू 0, ये अतिपरवलय का समीकरण है। इसके अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट्स का समीकरण होगा एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और ये कहाँ से गुजरेगा? केंद्र से। तो केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी भाई। अब केंद्र कैसे निकालें, ये ध्यान रखिएगा, इसको याद करना है। अतिपरवलय में और अनंत स्पर्शियों में अचर पद का अंतर होता है। ठीक है, तो हमने उसको 0 तक लाने के लिए -1 करा, उतना ही अंतर अगर हम और कर देंगे अनंत स्पर्शी से तो हम संयुग्मी अतिपरवलय पर भी पहुंच जाते हैं। अब केंद्र ज्ञात करते हैं इसका। आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन के द्वारा, आंशिक अवकलन के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो फलन क्या हो गया? एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x इक्वल टू 0। एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो y कांस्टेंट होगा, y माइनस 0 माइनस 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, एक समीकरण बन गया। फिर अवकलन करेंगे y के सापेक्ष x को कांस्टेंट मानते हुए, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण बन गया। तो यहाँ से जो केंद्र आया वो केंद्र कितना आ गया? 3,2, यह केंद्र मिल गया। अनंत स्पर्शी सदैव केंद्र से गुजरेगी। तो अनंत स्पर्शी का समीकरण था एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। कहाँ से गुजरना चाहिए बेटा? 3,2। तो 3 2 माइनस 3 2 माइनस 2 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। कितना आ गया भाई? 6 और 6 कट गया, लैम्डा बराबर आया 6। तो एसिम्पटोट्स अनंत स्पर्शी का समीकरण बना एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए। अब मुझे संयुग्मी अतिपरवलय कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी ज्ञात करना है। वो कैसे आएगा? जो हाइपरबोला था वो था एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x इक्वल टू 0। अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट्स का समीकरण आया एक्स वाई माइनस 3y
-2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आने में कितना जोड़ा गया, +6, तो अनंत स्पर्शी में उतना ही और जोड़ दो। तो xy -3y -2x प्लस 12 इक्वल टू 0, कितना और जोड़ दिया, +6। ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, संयुग्मी अतिपरवलय बन गया। तो एक बार अतिपरवलय और उसका केंद्र, दो चीजें आपके पास हो तो आप अनंत स्पर्शी भी ज्ञात कर सकते हैं और संयुग्मी अतिपरवलय का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है। दिए गए अतिपरवलय x² - 2y² + 2x - 8y + 12 इक्वल टू 0 के अनंत स्पर्शी एवं संयुग्मी अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, केंद्र की आवश्यकता होगी। तो हम इसका केंद्र ज्ञात करते हैं। देखिए x² - 2y² + 2x - 8y + 12 इक्वल टू 0। तो एक बार अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो 2x + 2, बस इतना ही आया। तो ये x इक्वल टू -1 दे रहा है। फिर एक बार अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो वो आएगा -4y - 8 इक्वल टू 0। तो ये कितना बन रहा है, 4y इक्वल टू -8, y इक्वल टू -2। तो केंद्र आया -1, -2। ये आपके पास क्या बन गया, केंद्र बन गया। केंद्र ज्ञात करने का एक दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, और पूर्ण वर्ग भी बना सकते हो। x² + 2x - 2y² प्लस नहीं -8y + 12 इक्वल टू 0। इससे भी केंद्र आ जाएगा। कैसे आएगा, x² + 2x + 1 -1 -2 कॉमन ले लें, y² -4y + 4 -4 इक्वल टू -12। तो ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर -2 कॉमन, y यहाँ प्लस हो गया है, ये प्लस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12। ये हुआ आपके पास +16, तो -16 -12 -16 -28 और एक -29 -29। तो उधर क्या आया उससे मतलब नहीं है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो केंद्र मिल जाता है आपको -1, -2। तो केंद्र ज्ञात करने का एक तरीका पूर्ण वर्ग वाला भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण वर्ग सदैव बनता नहीं है। तो हमारे पास ये आंशिक अवकलन की विधि भी है, इससे भी केंद्र आ गया। अब बस अतिपरवलय का समीकरण है, उसमें अचर पद बदलेंगे। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, x² - 2y² + 2x - 8y + 12 इक्वल टू 0। अब आपको अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट्स लिखनी है, तो x² - 2y² + 2x - 8y + 12 + लैम्डा इक्वल टू 0। और ये अनंत स्पर्शी कहाँ से गुजरेगी भाई, ये गुजरेगी केंद्र से। केंद्र कितना आया, -1, -2। तो इसमें रख देंगे -1, -2। तो 1 -2 रखा 4 -2 तो -8 -2 +16 +12 + लैम्डा इक्वल टू 0 रख दीजिए। इसके अंदर कितना आ गया भाई, 12 और 16 28, 28 और 1 29, 29 में से 10 गया तो 19। तो लैम्डा इक्वल टू -19। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई -19, रख देंगे इसके अंदर। तो x² - 2y² + 2x - 8y + 12 - 19 इक्वल टू 0। और x² - 2y² + 2x - 8y - 7 इक्वल टू 0। यह आपके पास अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट्स का समीकरण आ गया। अतिपरवलय के समीकरण से अनंत स्पर्शी तक पहुंचने में कितने का अंतर आया, 12 - 7। इसका ना 12 से -7 तक आ गए, तो 12 में से 19 घटाया तो -19 करा, यानी इसमें अगर फिर -19 कर देंगे, क्या कर देंगे इसमें फिर
-19 कर देंगे तो क्या हमें संयुग्मी अतिपरवलय मिल जाएगा? जी। जैसे पिछले सवाल में किया, -6 करने पर अनंत स्पर्शी पर पहुंचे, उस अनंत स्पर्शी में फिर -6, तो इसमें आ जाएगा संयुग्मी अतिपरवलय, कॉन्जुगेट हाइपरबोला x² -2y² + 2x -8y -19 तो -26 = 0। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए कि हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एसिम्प्टोट्स होता है। देखो आ भी रहा है, ये चीज़ ध्यान रखो। वहाँ से अपन लिखते हैं वो डबल वाला कि अतिपरवलय प्लस संयुग्मी अतिपरवलय बराबर अनंत स्पर्शी का 2 गुना। वो कांस्टेंट कुछ इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। तो एक अतिपरवलय का समीकरण यदि आपको दे दिया जाए और आप उसका केंद्र ज्ञात कर लें तो आप उस अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियाँ भी ज्ञात कर सकते हैं और फिर उसके बाद उस अतिपरवलय के संयुग्मी अतिपरवलय का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको इसमें से मिल जाती हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए प्लीज़ इसको। अगला हेडिंग देखिएगा बेटा, वह आयतीय अतिपरवलय जिसके अनंत स्पर्शी निर्देशी अक्ष है। हम उस आयतीय, अभी साधारण रूप में आयतीय अतिपरवलय क्या आया था, x² - y² = a², और संयुग्मी आयतीय अतिपरवलय क्या आया था, x² - y² = -a²। अब हम उस आयतीय अतिपरवलय, उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर रहे हैं जिसके एसिम्प्टोट्स, जिसके अनंत स्पर्शी x अक्ष व y अक्ष हैं। तो वो होता है आपके पास एक तो xy = c², जो कि कुछ इस तरह से बनेगा प्रथम चतुर्थांश के अंदर, और एक होता है आपके पास xy = -c², ये बनता है चतुर्थ में या द्वितीय में। क्योंकि इधर देखो ना, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये x अक्ष y अक्ष उसके क्या बन रहे हैं, अनंत स्पर्शी बन रहे हैं। तो एक अनंत स्पर्शी जिसके एसिम्प्टोट्स निर्देशी अक्ष हैं वह ये होगा xy = -c² और xy = c²। आयतीय अतिपरवलय में अपने को कुछ चीज़ें मालूम है। पहली पॉइंट कि a बराबर b होता है, दूसरा पॉइंट e बराबर हमेशा √2 होता है। इतनी बात हम कर चुके हैं। अब इस आयतीय अतिपरवलय के कुछ फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं उनको। उसका नाभि क्या होगी, शीर्ष कौन सा होगा, ठीक है, उन सारे फॉर्मूले को हम यहाँ डायग्राम में बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। x अक्ष, y अक्ष, ये बनेगा उसका अनुप्रस्थ अक्ष। अतिपरवलय कुछ ऐसा बन रहा होगा और ये इधर बन रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो क्या हुआ आपके पास 0,0 केंद्र, ये होगा शीर्ष a और ये होगा शीर्ष a'। शीर्ष की केंद्र से दूरी कितनी थी a, वो अभी हम निकालेंगे कितना होगा। यहाँ पर s, दूसरी नाभि s', इधर ये लाइन जिस पर एक पॉइंट b' और b आ रहा होगा। याद है ना b क्या था, 0,b, 0,-b, जो कि अब a ही हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप। समीकरण क्या है इसका, xy = c², ठीक। अनुप्रस्थ अक्ष, और ये कौन सा है, संयुग्मी अक्ष, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। शीर्ष क्या होता है a,0, शीर्ष क्या होता है a,0 स्टैंडर्ड वाले में। तो अब a,0 के अकॉर्डिंग बात करें तो हम उसमें रख दें तो क्या हमें a के निर्देशांक मिलेंगे, क्या होंगे a के निर्देशांक। देखो ना आप इसमें क्या रखोगे c,
शीर्ष कितना आएगा सी कॉमा सी। भाई ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। तो क्या हम इस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ से देखो ऐसा बनाओगे, ऐसा बनाओगे तो ये बनेगा x, ये बनेगा x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दूरी कितनी होगी, समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये होगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू कितना आ गया c, इसके निर्देशांक कितने आ गए c कॉमा सी। देखो मिल रहा है बिल्कुल c कॉमा सी। तो शीर्ष के निर्देशांक कितने होंगे इसके अंदर, c कॉमा सी। क्या उसी तरीके से हम नाभि के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं? ये तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, शीर्ष ज्ञात करा। इसी प्रकार से नाभि के निर्देशांक भी ज्ञात करें तो क्या हम उसको भी ज्ञात कर सकते हैं? कैसे ज्ञात करेंगे? वैल्यू निकालेंगे भाई, वैल्यू निकालेंगे सीधा सीधा। देखो यहाँ से ये ओ से ए तक की दूरी, ओ से ए तक की दूरी ए होती थी, ठीक है। अब ओ से एस तक की दूरी कितनी होती है, ए ई, कितनी होती है ए ई। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आपको मिल चुकी है कि नहीं मिल चुकी? ये दूरी मिल चुकी है, कितनी आ चुकी है, सी कॉमा सी। तो ये आ जाएगा आपके पास √2c कॉमा √2c। आप कैलकुलेट करके देखना, मिलेगा बिल्कुल माइनस सी, और ये कितना हो जाएगा -√2c कॉमा -√2c। ये इसके नाभि के निर्देशांक आ गए। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं, a = b होता है, e बराबर √2 होता है। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो मैं बात कर रहा था ए ई होती है, और ये दूरी कितनी होती है a। आप समकोण त्रिभुज बना के पाइथागोरस थ्योरम लगा के ज्ञात करोगे, ये एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने नाभि के निर्देशांक लिख लिए, क्या लिख लिए, ±√2c कॉमा ±√2c, ठीक। शीर्ष लिख लिया, क्या लिखा, ±c कॉमा ±c, c कॉमा सी या -c कॉमा सी। प्राचलिक बिंदु, इस पर प्राचलिक बिंदु, इस वाले अतिपरवलय पर प्राचलिक बिंदु होता है ct कॉमा c/t। गुणा करके देखो, रख के देखो, आपको c² परफेक्टली मिलेगा, ct कॉमा c/t, जहाँ पर ये t क्या है, प्राचल है, t एक पैरामीटर है, t एक प्राचल है, वेरिएबल है। तो ct कॉमा c/t एक प्राचलिक बिंदु बन रहा है। अगर इसी में अगर हम बात करेंगे कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी होगी और संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी होगी, तो वो भी हमें मिल जाएगी, क्योंकि a का मान कितना आ चुका है, √2c a का मान आ चुका है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो। यहाँ तक मेरे हिसाब से इतनी बात आपको क्लियर है, ये कौन सी चीज़ कैसे मिली है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि a बराबर कितना आया था इसके अंदर, √2c, e बराबर कितना आया था, √2, और ae बराबर कितना आया था, 2c। उसी से हमें शीर्ष मिल रहे हैं, उसी से हमें नाभि के निर्देशांक भी मिल रहे थे, ठीक है। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है, और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो इस प्रकार का आयतीय अतिपरवलय बन रहा था, उसके लिए किसी बिंदु P x1, y1 पर स्पर्श रेखा बनाएंगे तो कुछ ऐसी बनेगी यह बिंदु पर। तो क्या लिखेंगे, अतिपरवलय है xy = c², इस पर क्या लगा दिया जाएगा, t बराबर 0 एट पॉइंट P x1, y1। क्या था कंसेप्ट, xy को रिप्लेस करने का तरीका, x × y1 प्लस x1 × y अपॉन 2 इज इक्वल टू c²। तो ये आ जाएगा xy1 प्लस x1y इज इक्वल टू 2c²। किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। प्राचलिक समीकरण लिखें तो, प्राचलिक समीकरण, स्पर्श रेखा का प्राचलिक समीकरण लिखें तो xy = c² के लिए t बराबर 0 लगाएंगे। कौन से बिंदु पर लगाएंगे, प्राचलिक बिंदु c/t, c/t पर। तो क्या लिखेंगे, x
इंटू सी अपॉन टी प्लस वाई इंटू सी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये एक्स सी अपॉन टी वाई सी टी इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। यह बन जाएगा प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। इसको भी आप अरेंज कर सकते हो y बराबर mx प्लस सी के रूप में, तो वहाँ से आप प्रवणता भी ज्ञात कर सकते हो कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा लिखनी होती है तो उसके लिए t बराबर 0 लगा सकते हैं, लेकिन t बराबर 0 लगाने के लिए पहले चेक करना पड़ता है कि वह बिंदु उस वक्र पर है स्थित है या नहीं है। आप इसको अरेंज करो, आपको इसमें से स्पर्शिका की प्रवणता भी मिलती हुई दिखाई देगी। देखो अरेंज करके दे देते हैं आपको, इसमें लिखेंगे इसको, तो ये बनेगा एक्स सी प्लस वाई सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर टी, एक सी कैंसिल हो रहा है, एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ct और वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2ct और y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2c अपॉन टी। लीजिए y बराबर एम एक्स प्लस सी में चेंज हो गया। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो क्या यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिलेगा बेटा, अभिलंब की प्रवणता भी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो हो जाएगी टी स्क्वायर, क्योंकि अभिलंब और स्पर्श रेखा आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो उसकी प्रवणता हो गई टी स्क्वायर। तो -1 अपॉन टी स्क्वायर सी टी कॉमा सी अपॉन टी बिंदु पर अति परवलय के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। देखिए सवाल देखिएगा अब इस आयतीय अति परवलय पर, उस आयतीय अति परवलय पर सवाल लिख रहे हैं जिसके अनंत स्पर्शी निर्देशी अक्ष है। अति परवलय एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पर एक बिंदु P से किसी अनंत स्पर्शी पर लंब PN बनाया जाता है, तो PN के मध्य बिंदु का बिंदु पथ आपको ज्ञात करना है। चलिए भाई, सबसे पहले तो हम अति परवलय बना लेते हैं। कुछ इस तरह का हमने बना लिया, इधर भी बन रहा होगा। इस पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, सी टी कॉमा सी अपॉन टी। क्यों? क्योंकि अति परवलय ही दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से लंब डाला जाएगा कोई सी भी अनंत स्पर्शी पर, हमने इस पर डाल दिया, तो ये n बिंदु हो जाएगा सी टी कॉमा 0, क्योंकि ये अक्ष x अक्ष है। इसका मध्य बिंदु m मान लेते हैं, तो m बिंदु कितना होगा h कॉमा k, उसमें भी h तो वही होगा सी टी और k होगा मध्य बिंदु, तो वो हो जाएगा c अपॉन 2t। बस इसको हल करके बिंदु पथ निकालना है, कर लेते। इसमें से इसमें t आएगा k इक्वल टू सी अपॉन 2 इंटू एच बाई सी और k इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2h और एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2। बिंदु पथ मिल गया। जरूरी नहीं है कि जो लंब है वो x अक्ष वाले अनंत स्पर्शी पर डाला जाए, वो लंब इस वाले अनंत स्पर्शी पर भी डाला जा सकता है, कहीं से भी कर लो आप। y अक्ष पे हल करके देखना, आंसर फिर भी आएगा। ये उसका आंसर आ गया, बिंदु पथ मिल गया एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2। सी डी, इन चारों बिंदुओं के प्राचल, पहला बिंदु T1 की फॉर्म में, दूसरा बिंदु T2 की फॉर्म में, तीसरा T3 की फॉर्म में, चौथा T4 की फॉर्म में है। अब आपसे पूछा है उनमें संबंध, तो जो वृत्त है उसका समीकरण तो है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और अति परवलय है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इस पर बिंदु मान लेते हैं सी टी कॉमा सी अपॉन टी, एक प्राचल बिंदु मान लिया। यह बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, उसमें T1 कर देंगे तो वो A होगा, उसमें T2 कर देंगे तो वह B होगा। तो हम इसमें रख देते हैं इस बिंदु को सी टी कॉमा सी अपॉन टी, तो ये आ जाएगा सी टी का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर टी टू दी पावर 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, सी स्क्वायर टी टू दी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसके जो मूल होंगे वो कौन होंगे, T1, T2, T3, T4। क्यों? क्योंकि जब इसमें T1 रख देते हैं तो वो पहला बिंदु बनता है, T2 रख देते हैं तो वो दूसरा बिंदु बनता है। ऐसे इसके मूल 4 होंगे। क्या इसमें से मूलों का गुणन ज्ञात कर सकते हैं? मूलों का गुणन T1, T2, T3, T4 की वैल्यू कितनी होगी, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मतलब कितना 1 मतलब कौन सा ऑप्शन बन जाएगा अपना, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर बन जाएगा। ये था सवाल, आपको वैल्यू ज्ञात करनी थी T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 की। T1 T2 में कोई संबंध मिल ही नहीं रहा है, T3 T4 में कोई संबंध मिल ही नहीं रहा है। ऑप्शन ए T1 इंटू T2 इक्वल टू T3 इंटू T4 वो भी नहीं आ रहा है। मूलों का गुणन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से ये हमें मिल रहा है।
तो उसके मूल कौन कौन है, T1, T2, T3, T4 लिख लीजिए। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799 अर्थात 180021217999। थैंक यू।